वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रस्तुत हैं दुनिया की खास खबरें। यह खबरें हमें वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र किशोर डुंगाना ने भेजी हैं। बताइए ये खबरें आपको कैसी लगीं? आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। खबरें इस प्रकार हैं। महिला नेत्री शाम अभियान में समाहित राजनीति तथा सामाजिक अभियंता एवं राष्ट्रीय एकता अभियान के वाइस प्रेसिडेंट सुनीता शाह समतामूलक समाज निर्माण में काठमांडू में संपन्न कार्यक्रम में प्रवेश किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय एकता अभियान केंद्रीय समिति में काठमांडू में संपन्न विस्तारित बैठक द्वारा अभियान के केंद्रीय समिति विघटन होने के बाद वाइस प्रेसिडेंट शाह ने अभियान से इस्तीफा देकर महाअभियान में प्रवेश करने के साथ महाअभियान के संयोजक विजय प्रकाश निषाद ने एक कार्यक्रम के बीच अभियंता शाह का खादी पहनाकर महाअभियान में स्वागत करने के साथ महाअभियान के वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी देने का निर्णय किया। महाअभियान के महासचिव अभिषेक तिवारी ने वर्ल्ड मीडिया को बताया, उत्तर भारत में कई दिनों की भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन हुआ, जिससे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। 11 जुलाई को भारत के नई दिल्ली में भारी बारिश के बाद निचले इलाके में सड़कें पानी से भरी हैं। आने वाले दिनों में भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, जिससे व्यापक क्षति का खतरा बढ़ जाएगा। नाटो एशिया प्रशांत में नाटो का प्रभाव बढ़ाना एक गलती है। नाटो शिखर सम्मेलन स्थानीय समयानुसार 11 जुलाई को लिथुआनिया में शुरू हुआ। जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने लगातार दूसरे वर्ष बैठक में भाग लिया, जिससे एशिया प्रशांतीकरण का मुद्दा फिर से गर्मा गया। एशिया प्रशांत कोई शतरंज की बिसात नहीं है जहां प्रमुख शक्तियां प्रतिस्पर्धा करती हैं, बल्कि यह सहयोग और विकास का क्षेत्र है। अमेरिका के नेतृत्व वाला नाटो एशिया प्रशांत में यूरोपीय अनुभव को दोहराने की कोशिश कर रहा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लोगों के बीच कभी भी सहमति नहीं बनेगी। वह एशिया प्रशांत क्षेत्र में तबाही मचाकर अपना जीवन जारी रखना चाहता है, जिससे दुनिया भर के शांतिप्रिय लोग सहमत नहीं हो पाएंगे। पाकिस्तान की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी द्वारा 10 जुलाई को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 25 जून से पाकिस्तान में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में 86 लोग मारे गए हैं और 151 घायल हुए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब प्रांत में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में कम से कम 52 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा देश भर में 97 घर नष्ट हो गए और 46 जानवर मर गए। पाकिस्तानी सरकार, गैर लाभकारी संगठन और स्वयंसेवक फिलहाल बचाव कार्य कर रहे हैं। यूएसए में ट्राई एक्सीडेंट। 11 जुलाई 2023 को स्थानीय समय के अनुसार अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के एक स्टेशन के सुरंग प्रवेश द्वार पर एक एमट्रैक ट्रेन पटरी से उतर गई। बताया गया है कि एक एमट्रैक कर्मचारी के अलावा, जिसे मामूली हालत के साथ अस्पताल ले जाया गया था, किसी अन्य के घायल होने की खबर नहीं है। चीनी फिल्म स्टार ब्रूस ली की मृत्यु की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक प्रदर्शनी हाल में हांगकांग सांस्कृतिक संग्रहालय में आयोजित की गई। यह 12 जुलाई से जनता के लिए निःशुल्क खुली होगी। ब्रूस ली को श्रद्धांजलि देने के लिए किताबें, पत्रिकाएं, स्मारक टिकटें, हाथ से बने मॉडल आदि प्रदर्शित किए जाएंगे। दुनिया भर में 11 जुलाई के दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोगों को पूरे विश्व में बढ़ती जनसंख्या को लेकर जागरूक करने के लिए इस दिन को प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ ही लोगों में जनसंख्या मुद्दों के समाधान और आगे इससे कैसे लड़ा जाए, इसके महत्व पर लोगों को जानकारी प्रदान करते हैं। इस दिन को सेलिब्रेट करने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से 11 जुलाई 1989 को की गई थी। जापान के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक वियतनामी महिला प्रशिक्षु ले थी थुए लिन को अपनी गर्भावस्था गुप्त रखने और नवजात मृत जुड़वां शिशुओं का परित्याग करने के आरोप से मुक्त कर दिया। न्यायाधीशों की सर्वसम्मति से लिया गया यह फैसला जापान में तकनीकी प्रशिक्षण ले रही विदेशी महिलाओं की करुण व्यथा उजागर करता है।
जापान में एक नई सेवा स्वतंत्र रसोइयों को उन रेस्तराओं और भोजन व्यवसायों से जोड़ रही है जिन्हें कर्मचारी ढूंढने में मुश्किल हो रही है। जापान का रेस्तरां उद्योग श्रमिकों की गंभीर कमी का सामना कर रहा है क्योंकि महामारी से जुड़े प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद अब अधिक लोग बाहर भोजन करने लगे हैं। विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या से भी स्थिति गंभीर हो रही है। ऐसे में टोक्यो स्थित कंपनी शेयरडाइन ने इस महीने एक नई सेवा की घोषणा की। कंपनी का कहना है कि वह कम से कम 3 घंटे लंबी शिफ्ट के लिए कर्मचारी उपलब्ध करा सकती है और उन्हें उसी दिन भेजने की व्यवस्था भी कर सकती है। रेस्तरां संचालक आई फूड्स के अध्यक्ष गोतोयू ने कहा कि यह सेवा स्थिर श्रम बल बनाए रखने में मददगार होगी। उन्होंने यह भी कहा कि रसोइयों की पृष्ठभूमि और अनुभव पहले से जान सकते हैं, जिससे रेस्तरां की ज़रूरतें पूरा करने वाले कर्मचारी काम पर रखे जा सकें। शेयरडाइन ने पिछले साल अक्टूबर में प्रायोगिक तौर पर यह सेवा शुरू की थी। उसका कहना है कि अब तक लगभग 370 व्यवसायों ने इस सेवा के लिए पंजीकरण किया है, जिनमें रेस्तरां, होटल और शादी घर शामिल है। कोरियाई डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक DPRK ने 12 जुलाई को हवासोंग 18 ICBM का सफल परीक्षण किया और इस मिसाइल को रणनीतिक सशस्त्र बलों की मुख्य हथियार प्रणाली भी माना जाता है। 13 जुलाई को कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार परीक्षण प्रक्षेपण ने नई रणनीतिक हथियार प्रणाली की क्षमता, विश्वसनीयता और सैन्य प्रभावशीलता को साबित किया और DPRK के परमाणु रणनीतिक सशस्त्र बलों की विश्वसनीयता को सत्यापित किया। इस परीक्षण प्रक्षेपण में मिसाइल के पहले चरण को मानक बैलिस्टिक मोड में उड़ान भरने के लिए सेट किया गया था और दूसरे और तीसरे चरण को उच्च कोण उड़ान मोड में सेट किया गया था। मिसाइल 6000 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई तक गई और उड़ान का समय 4000 सेकंड से अधिक था और अंततः पूर्वी DPRK में ऊंचे समुद्र के लक्षित जल में सटीक रूप से उतरा। कोरियाई श्रमिक पार्टी के महासचिव किम जोंग उन ने मौके पर परीक्षण प्रक्षेपण का मार्गदर्शन किया और कहा कि इस परीक्षण प्रक्षेपण के माध्यम से DPRK के रणनीतिक सशस्त्र बलों के विकास ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्रायद्वीप की स्थिति के लिए DPRK को परमाणु युद्ध की रोकथाम को मजबूत करने की आवश्यकता है और DPRK अधिक उन्नत, अधिक प्रभावी और अधिक विश्वसनीय हथियार प्रणालियों का विकास जारी रखेगा।